नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की सेना ने देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव को एक रोमांचक मोड़ पर ला दिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु से अपने उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार का चयन करके इंडिया गठबंधन, विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल एक महत्वपूर्ण और मजबूत राजनीतिक दल तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके को भावनात्मक रूप से एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की उसी तरह की रणनीति का एक करारा जवाब देते हुए अब एनडीए गठबंधन में शामिल और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर चुके दो बड़े और महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों को भावनात्मक रूप से परेशानी में डाल दिया है। जी हां, इंडिया गठबंधन ने जिस व्यक्ति को अपने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, उसने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को कितना ज्यादा दिलचस्प बना दिया है, इन तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। अगर आप नए दर्शक हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और नए और पुराने दोनों प्रकार के दर्शकों से एक सीधी सी अपील मैं करना चाहूंगा। आप हैं तो हम हैं, हम सच्ची खबरें आप तक पहुंचाते हैं, तो हर तरीके से हमारा साथ दीजिए। अब आते हैं आज की खबर पर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करके इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा मीडिया को बयान दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर भी किया, जो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। खड़गे इसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं, सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार चुना है। मुझे खुशी है कि सभी दल एकजुट होकर सहमत हुए। लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब कभी संविधान खतरे में होता है तो हम सब मिलकर उसे बचाने के लिए लड़ते हैं। हमने तय किया है कि इस चुनाव में एक ऐसा उम्मीदवार हो जो देश के लिए अच्छा काम करे। और आगे उन्होंने उनके पूरे प्रोफाइल के बारे में दिया है और यह भी क्लियर किया उन्होंने कि द वाइस प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट इज एन आइडियोलॉजिकल बैटल एंड ऑल opposition parties have agreed on these, which is why we are contesting unitedly। और खास तौर से गौर कीजिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें सिर्फ इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार नहीं बता रहे हैं, बल्कि पूरे के पूरे विपक्षी गठबंधन का उम्मीदवार बता रहे हैं, पूरे के पूरे विपक्षी राजनीतिक दलों का उम्मीदवार बता रहे हैं। और द अपोजिशन पार्टीज हैव नॉमिनेटेड श्री बी सुदर्शन रेड्डी एज आवर ज्वाइंट कैंडिडेट बिकॉज ही embodies the values that guided our country's freedom movement and shaped our constitution and democracy. These values are under assault and therefore our collective and determined resolve is to fight this election. We are going to file the nomination on 21st। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुने गए एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो भी अपना नामांकन 21 अगस्त को ही करेंगे। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो एक तरफ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, दूसरी तरफ से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार, और इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करके किस तरह से फंसा दिया है तेलुगु देशम पार्टी को। जी हां, तेलुगु देशम पार्टी जिनके नेता के तौर पर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सरकार चला रहे हैं और जिनके 16 सांसदों के बल पर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है, उन चंद्रबाबू नायडू के लिए परेशानी बढ़ गई है। और कैसे परेशानी उनके लिए बढ़ गई है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो इंडिया गठबंधन ने लगभग डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा का नाम कल फाइनल कर लिया था, लेकिन फिर बाद में ये निकलकर सामने आया, इंडिया गठबंधन में शामिल कई राजनीतिक दलों के नेताओं को ये लगा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के मामले में दूसरे नंबर का जो पद है उपराष्ट्रपति, जिन्हें राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन भी करना है, इस पद को एक राज्य विशेष के चुनाव के रूप में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। एनडीए गठबंधन ने तमिलनाडु का उम्मीदवार दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन भी तमिलनाडु से ही किसी को उम्मीदवार बनाए। और फिर अंतिम समय पर यह फैसला किया गया कि नरेंद्र मोदी के दांव की काट के लिए, नरेंद्र मोदी के रणनीति की काट के लिए एक नए तरह का उम्मीदवार दिया जाए जो राजनीति से अलग हटकर हो और तमाम विपक्षी राजनीतिक दल उस पर एकजुट हो जाए। और फिर उम्मीदवार की तलाश दोबारा नए सिरे से शुरू हुई और फिर इंडिया गठबंधन ने, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन इसने चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मुखिया
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, दोनों को धर्म संकट में डाल दिया है। आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, विपक्षी गठबंधन के जो संयुक्त उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति पद के लिए, बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। वे भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। सुदर्शन रेड्डी का जन्म संयुक्त आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के अकुला मायलारम गांव में एक कृषि परिवार में हुआ था। आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1971 में लॉ पास किया। अपने करियर की शुरुआत रेड्डी ने सिविल और संवैधानिक मामलों की प्रैक्टिस से की और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट के प्रताप रेड्डी के साथ काम किया। इसके बाद 8 अगस्त 1988 को उन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर नियुक्त किया गया और वे केंद्र सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल भी बने। 1993 में वे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइजर भी रहे। न्यायिक करियर में आगे बढ़ते हुए रेड्डी 2 मई 1993 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त किए गए। इसके बाद 5 सितंबर 2005 को वे गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। सुदर्शन रेड्डी को 12 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया और 8 जुलाई 2011 को वे रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद मार्च 2013 में उन्होंने गोवा के पहले लोकायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। हालांकि अक्टूबर 2013 में उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। तो आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर अब इंडिया गठबंधन ने फंसा दिया। इस पूरे खेल में एक नया ट्विस्ट दे दिया उन्होंने। विपक्षी गठबंधन ने ठीक उसी तरह का खेल खेल दिया है जिस तरह का खेल नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के साथ खेला था, और जिस तरह का खेल उन्होंने तमिलनाडु से आने वाले नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर डीएमके के साथ खेला था। इंडिया गठबंधन में शामिल महत्वपूर्ण घटक दल होने के बावजूद डीएमके पर भावनात्मक रूप से एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि वो तमिलनाडु से आने वाले एक उम्मीदवार को वोट क्यों नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके के नेता एमके स्टालिन से बात भी की आज। अब नहले पर दहला मारते हुए आंध्र प्रदेश से आने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित कर विपक्षी गठबंधन ने अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे चंद्रबाबू नायडू पर सवाल खड़ा कर दिया है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का ऐलान करने वाले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर भी दबाव बना दिया है। इन दोनों नेताओं पर अब यह दबाव पड़ गया है कि जब आंध्र प्रदेश की धरती पर पैदा हुए एक व्यक्ति जो कि वकील भी रह चुके हैं, जज भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जज रह चुके हैं, वो देश के दूसरे नंबर के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आंध्र प्रदेश में राजनीति करने वाले, आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय दल के तौर पर राजनीति करने वाले, आंध्र प्रदेश की जनता के समर्थन के बल पर एक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, दूसरे अतीत में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भविष्य में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी वो जता रहे हैं, तो क्या वो आंध्र प्रदेश से आने वाले व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इस ऐलान ने, राहुल गांधी के इस दाव ने, विपक्षी इंडिया गठबंधन के इस दाव ने अब चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी दोनों के सामने कई तरह की दिक्कतें पैदा कर दी हैं। और ये दिक्कतें किस तरह से बड़ी दिक्कत बन सकती है, इसको आंकड़ों के हिसाब से आपको समझा देता हूं मैं। आंकड़ों के हिसाब से ये समझना बहुत जरूरी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। लोकसभा में 543 सांसद होते हैं, एक सीट खाली है यानी 542 सांसद है। राज्यसभा में 245 सांसद होते हैं, 6 सीटें खाली है तो 239 सांसद हैं। लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 अगर मैं मिला देता हूं तो 781 सांसद होते हैं। और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जिताने के लिए 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए गठबंधन के पास बहुमत है। एनडीए गठबंधन के पास लोकसभा में 293 सांसद है, राज्यसभा में 132 यानी टोटल 425 सांसद है। लेकिन चाहिए 391, इनके पास 425 है, यानी सिर्फ 34 सांसदों का बहुमत है। यानी 35 सांसदों ने अगर खेला कर दिया तो फिर एनडीए गठबंधन के लिए अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को चुनाव जितवा पाना बहुत मुश्किल होगा। और अब आते हैं नंबर के ऊपर। तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया, आंध्र प्रदेश में राजनीति करने वाले, आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के पास लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 2 यानी कि 18 सांसद हैं। अब ये 18 सांसद एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेंगे जो तमिलनाडु से आते हैं, या विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेंगे जो आंध्र प्रदेश की धरती से आते हैं? एक ये बड़ा सवाल है।
वहीं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 7 यानी 11 सांसद हैं इनके पास। अब ये 11 सांसद अपने पहले किए गए ऐलान के मुताबिक, क्योंकि राजनाथ सिंह से बात हुई थी जगनमोहन रेड्डी की, तो उन्होंने समर्थन देने का भरोसा दिया था। लेकिन क्या अब ये 11 सांसद एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देंगे या आंध्र प्रदेश से आने वाले विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देंगे? इन पर सबकी नजरें बनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड की लोकसभा में 12, राज्यसभा में 4 यानी 16 सांसद हैं। एकनाथ शिंदे के पास लोकसभा में 7, राज्यसभा में 1 यानी 8 सांसद हैं। अजीत पवार के पास लोकसभा में 1, राज्यसभा में 3 यानी 4 सांसद हैं। अब जरा लॉबी की बात कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में सीपी राधाकृष्णन साहब का परिचय कराते हुए तारीफ करी कि बड़े शालीन व्यक्ति हैं, पुराने नेता हैं, हम दोनों पुराने दोस्त हैं, तो ये राजनीतिक खेला नहीं करेंगे। तो आज उन्होंने खुलासा भी कर दिया। हमने अलग से एक स्टोरी की थी कि जगदीप धनखड़ को क्यों हटाना पड़ा, उसका खुलासा मोटे तौर पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। तो जो वकीलों की बड़ी लॉबी है वो क्या करेगी? राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सांसद, खासतौर से जो जाट सांसद है वो क्या करेंगे? जयंत चौधरी क्या करेंगे, जिनकी पार्टी को पनौती बता चुके हैं योगी सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी नारायण चौधरी? क्योंकि इस चुनाव में गुप्त मतदान प्रणाली के जरिए वोट होता है। कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकता। किसी भी सांसद को अपने किसी भी नेता को यह दिखाने की मजबूरी नहीं है कि उन्होंने किसको वोट दिया। तो अगर क्रॉस वोटिंग होती है और सिर्फ 35 सांसद ही क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, सत्ता पक्ष से विपक्ष की तरफ चले जाते हैं, तो फिर एनडीए उम्मीदवार की हार तय हो जाएगी और उपराष्ट्रपति के पद पर एनडीए उम्मीदवार का हारना ये नरेंद्र मोदी के लिए किसी व्यक्तिगत झटके से कम नहीं होगा। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से आने वाले किसी नेता को उपराष्ट्रपति बनाकर आरएसएस को और मोहन भागवत को भी एक गिफ्ट देना चाहते थे, एक उपहार देना चाहते थे। क्या होगा क्या नहीं होगा, चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, जगनमोहन रेड्डी क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या करेंगे, योगी आदित्यनाथ के प्रभाव वाले सांसद क्या करेंगे, क्या खुद जगदीप धनखड़ आने वाले दिनों में बाहर आकर कुछ बोलेंगे, वो किस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, इन तमाम फैक्टर पर काफी कुछ निर्भर करता है। और दोनों ही उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार 21 अगस्त को जो नामांकन भरने की आखिरी तारीख है उस दिन वो नामांकन भरेंगे। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा और 9 सितंबर को शाम को ही विजेता के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इस चुनाव में फिलहाल निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी है, लेकिन देश की राजनीति का मिजाज बदल रहा है। और क्या इस बदलते मिजाज का असर उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर नजर आएगा या मोदी एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मात देने में कामयाब हो पाएंगे, ये तो 9 सितंबर को ही पता लगेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमें आपसे हर तरह के सहयोग और मदद की अपेक्षा है। और वीडियो को रोकिए मत। अगर आपने वीडियो देख लिया तो इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि नंबर का ये खेल और राहुल गांधी के इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में तमाम दर्शकों को जानकारी हो सके। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव, जैसा कि मैंने अपनी स्टोरी की शुरुआत में कहा था, बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक मोड़ पर आ गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।